नमस्कार। आज का आपका टॉपिक है व्यक्तित्व विकार के प्रबंधन में योग की भूमिका। रोल ऑफ योग इन क्योरिंग पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी योग थर्ड ईयर, पेपर थर्ड, और पेपर का नाम है योग एंड मेंटल हेल्थ। तो योग एंड मेंटल हेल्थ पेपर के अंतर्गत आज हम व्यक्तित्व विकार के प्रबंधन में योग किस तरह से मदद करता है या योग की क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय पर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये व्यक्तित्व विकार क्या चीज़ है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या चीज़ है, और इसके क्या सिम्टम्स हैं, किस तरह के लक्षण इस तरह के व्यक्ति में पाए जाते हैं। तो जिस भी व्यक्ति में व्यक्तित्व से संबंधित विकार होते हैं, वह अपने व्यक्तित्व में जो भी चीज़ें हैं, जो उसके कंपोनेंट हैं, उनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, जो व्यवहार है, तो वह कोऑर्डिनेशन, वह समन्वय बिगड़ जाता है। उसके कुछ सिम्टम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे अचानक व्यक्तित्व और व्यवहार का बदल जाना, दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता होना, अचानक क्रोधी स्वभाव हो जाना, अपनों द्वारा छोड़ दिए जाने का भय होना, आत्ममुग्ध होना, आवेग, भयभीत और आवेग पर अनियंत्रण, उस पर नियंत्रण न हो पाना, लोगों पर संदेह एवं आत्मविश्वास करना, लोगों को संदेह की नज़र से देखना, उन पे संदेह करना, और अविश्वास की दृष्टि से उनको देखना, लोगों पे विश्वास न करना, और दूसरों के प्रति संवेदनहीनता। तो इस तरह के कुछ लक्षण जिनमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर की समस्या पाई जाती है, उनमें इस तरह के लक्षण कुछ पाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है और जो व्यवहार होता है, इनमें काफ़ी बदलाव हो जाता है। ये दूसरे पर सब कुछ इनका जो है वो दूसरे पर निर्भर हो जाता है। ये स्वयं निर्णय नहीं ले सकते, छोटे छोटे निर्णय नहीं ले सकते। जहाँ निर्णय की स्थिति आती है तो वो किसी दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, स्वयं में निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं ऐसे लोग। अचानक स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, तो कभी बहुत उग्र हो जाएंगे, तो कभी बहुत डाउन हो जाएंगे, तो सडनली व्यवहार में परिवर्तन पाया जाता है। जो अपने बहुत खास हैं, जिन पे वो निर्भर हैं, उनके प्रति भी उनको एक डर रहता है, कहीं हमें छोड़ ना दें या कहीं हमें ये छोड़ कर न चले जाएं। तो इस तरह से अपनों द्वारा छोड़ दिए जाने का भय उनको बार बार सताता रहता है, ऐसा भय बना रहता है। आत्ममुग्ध, आत्ममुग्ध का अर्थ है अपनी प्रशंसा करना, अपनी अच्छाई, अपने आप को सर्वोच्च समझना। तो अपने आप को जो सबसे उत्कृष्ट समझने का और अपने ऊपर ही मुग्ध होने का लक्षण ऐसे लोगों में पाया जाता है। आवेग, भयभीत और आवेगों पर अनियंत्रण, तो ये बहुत ज़्यादा आवेगशील इनमें जो है आवेग होता है, संवेदनाओं का प्रवाह आता है। भयभीत तो सदा रहते ही रहते हैं। दूसरा, जो आवेग होते हैं वह अनियंत्रित रहते हैं, उन पे इनका कोई कंट्रोल नहीं रहता है, उनका नियंत्रण नहीं कर पाते। लोगों पर संदेह एवं अविश्वास, ये लोगों पर विश्वास इतनी आसानी से नहीं करते हैं, या विश्वास किसी पर इनका नहीं हो पाता है। इन रोगियों की विशेषता है कि सब पे अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं, सबको अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। तो लोगों के प्रति इनमें विश्वास की बहुत बड़े स्तर पर कमी पाई जाती है। और यह संवेदनहीन भी होते हैं, दूसरे के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं, ये दूसरे के प्रति संवेदनहीन होते हैं। तो इस तरह के कुछ लक्षण व्यक्तित्व विकार से ग्रसित लोगों में पाए जाते हैं। इस तरह के लक्षण जिनमें पाए जाते हैं, उनको ये कहा जाता है कि भाई इनके व्यक्तित्व में विकार आ गया है, या पर्सनालिटी डिसऑर्डर की समस्या इनमें उत्पन्न हो गई है। व्यक्तित्व विकार के कुछ कारण हैं, यद्यपि इनके कारणों का कुछ निश्चित कह पाना कठिन है कि यही कारण है, ये कारण ना हो तो व्यक्तित्व विकार की कोई समस्या नहीं होगी, और ये फैक्टर्स हों तो ऐसे व्यक्ति में जो है व्यक्तित्व के डिसऑर्डर्स की समस्या अवश्य होगी, या पर्सनालिटी के डिसऑर्डर की समस्या अवश्य होगी।
ऐसा कुछ तथ्यपरक ढंग से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस बीमारी का कोई कारण जो है वो बिल्कुल सुनिश्चित कारण नहीं है कि ये होगा तो होगा ही और ये नहीं होगा तो ये समस्या नहीं होगी। इस तरह से कुछ तथ्यपरक बातें है इसकी इटियोलॉजी में, इसके इस रोग के कारण में ऐसा कुछ नहीं स्पष्ट हो पाया है और रोग का कारण अनिश्चित मानते हैं। सो मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे जो है वो व्यक्तित्व के आयाम हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो व्यक्तित्व विकार की जो समस्या है उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसे ये कह पाना कठिन है कि नहीं यही इसका मुख्य कारण है या यही इसका फैक्टर है। ऐसा कुछ इस रोग के संदर्भ में स्पष्टता देखने को नहीं मिलता है। अनुवांशिक कारण, इस रोग के अनुवांशिक कारण भी होते हैं। सामाजिक और वातावरणीय परिवेश इसमें भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यह परिवेश जो होते हैं, वातावरणीय परिवेश हो या सामाजिक परिवेश हो जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन वह कंपोनेंट जिस परिवेश में हम रहते हैं, जिस परिवेश में हम ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं, वो कंपोनेंट हमारे व्यक्तित्व पर सीधा प्रभाव डालते हैं। और वो हमें भले इन दैट टाइम हमें पता नहीं चल पाता है कि हम इस तरह से प्रभावित हो रहा हूँ या हो रही हूँ, लेकिन उनका व्यक्तित्व बिना प्रभावित हुए रह नहीं सकता है। तो जो ये वातावरणीय दशाएं हैं, जो सामाजिक परिवेश हैं, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं व्यक्तित्व विकार को उत्पन्न करने में या व्यक्तित्व विकार को प्रभावित करने में। क्योंकि ये इस तरह की जो समस्या होती है वो वातावरणीय और सामाजिक परिवेश और वातावरणीय परिवेश, ये उसका बहुत बड़ा एक घटक है, बहुत बड़ा उसका एक फैक्टर है। भावनात्मक आघात, शारीरिक उत्पीड़न, भावनात्मक प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न, अभिभावकों का तलाक, बचपन में परिवार का खराब माहौल, तो ये कुछ इसमें कुछ कारण लिखे हैं, कोई सारे कारण नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन ऑल ओवर यही है कि जो मन है या जो संवेदनाएं हैं उस पर किसी तरह का अगर आघात लगता है तो इससे इस रोग के प्रादुर्भावित होने की संभावना है। उस आघात के कई कारण हो सकते हैं, मानसिक आघात या वातावरणीय आघात या पारिवारिक आघात हैं, तो वो कई प्रकार से हो सकते हैं, उसके कई फैक्टर्स हैं। लेकिन इसमें वह आघात जो मन को प्रभावित करता है, मानसिक आघात, वह सबसे बड़ा फैक्टर अदा करता है इस रोग को उत्पन्न करने में। ये कुछ इसमें भावनात्मक आघात, शारीरिक उत्पीड़न, भावनात्मक प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न, ये कुछ इसमें फैक्टर्स दिखाए गए हैं जो वातावरणीय और सामाजिक परिवेश के साथ निकल कर आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं व्यक्तित्व के विकार, व्यक्तित्व में विकार उत्पन्न करने के। ये कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कारण हैं। बचपन में परिवार का खराब माहौल होना, तो अगर परिवार का माहौल ख़राब है तो उसमें कोई भी बच्चा अगर रह रहा है तो वो भले उसमें कुछ निर्णय ना ले रहा हो, बच्चे भले उसमें कुछ बोल ना रहा हो, लेकिन उसका मस्तिष्क, उसका ब्रेन, उसका शरीर, ये सब पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है जो वहाँ पर चल रहा है, जो वहाँ पर हो रहा है। इसलिए वातावरणीय दशाएं, मनोदशाएं, सामाजिक अवस्थाएं, ये सब बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं व्यक्तित्व के विकार को जो है वो सुसंगठित रखने में या व्यक्तित्व विकार को समाप्त करने में या व्यक्तित्व विकार के जो है वो कंट्रोल करने में। और अगर हम यहाँ इटियोलॉजी पढ़ रहे हैं, व्यक्तित्व विकार के कारण पढ़ रहे हैं, तो उस कारण के दृष्टिकोण से भी ये सभी दशाएं बहुत ज़्यादा अपनी महती भूमिका निभाती हैं। क्योंकि जो माहौल है, जो विचार हैं, वो हमें सीधे ब्रेन को प्रभावित करते हैं। उनका जो पहला इम्पैक्ट होता है वो सीधे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो इसलिए ये कुछ उसमें से फैक्टर्स हैं, लेकिन ये कह पाना कठिन है कि यही फैक्टर्स हैं या इसके अतिरिक्त और फैक्टर्स नहीं हैं या और कितने फैक्टर्स हैं। तो उनको एक सूत्र में बांधना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन मुख्य रूप से जो आघात है, विचारिक आघात, मानसिक आघात, ये विचार बड़ी भूमिका अदा करता है, ये बड़े लेवल पे भूमिका अदा करता है व्यक्तित्व विकार के कारण के रूप में, व्यक्तित्व विकार के प्रबंधन के रूप में, और व्यक्तित्व विकार की कोई समस्या हो जाए तो उसके इलाज के लिए भी, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी। तो ये कुछ प्रमुख कारण हम लोगों ने देखे जो व्यक्तित्व विकार से संबंधित हैं।
अब आके देखते हैं कि इसका उपचार क्या है। व्यक्तित्व विकार की जो समस्या है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर की जो समस्या है, उसका योग के द्वारा किस तरह से प्रबंधन किया जाए। तो योग शब्द मैं आपको पहले भी कई बार इसको बता चुका हूँ कि जहाँ जहाँ जब योग शब्द आए तो योग शब्द एक बहुत व्यापक स्तर पर है। इसलिए यौगिक उपचार का मतलब हुआ है कि योग के अंदर जो कुछ भी आता है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, मुद्रा, बंध, अष्टांग योग, स्वाध्याय, यम नियम के अंदर तमाम पार्ट्स हैं। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, ये सब उसी के अंदर आ जाता है। सबको हम योग कहते हैं, सबको हम योग प्राप्ति का साधन कहते हैं। तो ये सब अपनी अपनी उसमें महती भूमिका अदा करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर्सनालिटी डिसऑर्डर के यौगिक उपचार की बात करें तो इसके अंदर हम योग के अंतर्गत आने वाले सभी अभ्यासों को देखते हैं। इसमें जो भी अभ्यास आएगा वो सब यौगिक प्रैक्टिस कहलाएगा। और अब उसके अंदर हम देखते हैं कि इसमें किस किस प्रकार की यौगिक प्रैक्टिस जो हैं वो महती भूमिका निभाती हैं, वो बड़ा रोल प्ले करती हैं इसके प्रबंधन में। तो यहाँ पर मैंने जो पहले पॉइंट में यहाँ पर जो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो यौगिक उपचार में ये एक तरह से ये एक स्वभाव है योग का, सॉरी, इलाज में जो अभ्यास चुने जाएंगे उन अभ्यास की प्रकृति है, ये उसका भाव है। अगर ये उसमें उसके अंतर्गत है तो वो फायदा करेंगे, और इसके प्रतिकूल है तो वो नुकसान भी कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, और वही पॉइंट्स क्या हैं, वो आउटलाइन है, वो शर्तें हैं, वो उसका क्राइटेरिया है। योग के कोई भी अभ्यास जो इस क्राइटेरिया पर फिट बैठेंगे, इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, वो सभी अभ्यास उसमें किए जा सकते हैं। तो कौन कौन से? भावनात्मक एवं संवेदनात्मक परिवेश हेतु यम नियम का व्यवहार। तो जो माहौल हो, जो व्यक्ति सफ़र कर रहा है समस्या से, उसका जो परिवेश हो, जिस माहौल में वो रह रहा है, वो कैसा होना चाहिए? भावनात्मक एवं संवेदनात्मक परिवेश हेतु यम नियम का व्यवहार। तो वहाँ पर यम नियम का व्यवहार उस व्यक्ति के प्रति होना चाहिए। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। जो व्यक्ति सफ़र कर रहा है या जिसमें व्यक्तित्व की या पर्सनालिटी के डिसऑर्डर्स, तो उसके प्रति यानी उसके द्वारा किया गया व्यवहार भी इसमें प्रभाव डालता है, और उसके प्रति दूसरों लोगों के द्वारा किया गया व्यवहार भी इस रोग में बड़ी भूमिका अदा करता है। और वह तीनों प्रकार से हो सकते हैं। रोग का उपचार नंबर 1, नंबर 2 रोग का जो है वो हो बचाव, और नंबर 3 स्वास्थ्य का संवर्धन। तो ये तीनों प्रकार से उसमें अपनी महती भूमिका अदा करते हैं। यहाँ पर योग के जो भी साधन हैं वो उपचार में वह व्यक्ति किनका कैसे इस्तेमाल करे, उनका अभ्यास करे, और दूसरा कोई व्यक्ति, दूसरा जो जिनसे उसका संबंध है या जो उससे व्यवहार करते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो उसमें व्यक्तित्व के विकार है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो उसके प्रति लोग कैसा व्यवहार करें, यानी उस जिस घर में रहता है अगर, तो घर के लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करें, उसके टीचर उसके साथ कैसा व्यवहार करें, और उसके परिवार के अन्य सदस्य, उसका जो चिकित्सक है वो उसके साथ योगा टीचर उनके साथ कैसा व्यवहार करें। तो ये सारी चीज़ें उसको उपचार का अंग बन जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे भावनात्मक एवं संवेदनात्मक परिवेश हेतु यम नियम का व्यवहार, उसके प्रति भी लोग ऐसा व्यवहार करें जो भावनात्मक और संवेदनात्मक परिवेश को विकसित करने वाला हो। तो उसके साथ यम और नियम का व्यवहार करना, यानी कि उससे झूठ ना बोला जाए, उसको किसी प्रकार से हिंसा पहुंचाने वाले कार्य, उसको कष्ट पहुंचाने वाले कार्य न किए जाएं जिससे उसके प्रति हिंसा हो, उसके प्रति अहिंसा का बर्ताव, उसके प्रति सत्य का बर्ताव, उसके प्रति अस्तेय का बर्ताव। तो इस तरह से ही जा करके धीरे धीरे एक विश्वास की स्थिति उत्पन्न होगी उसमें। यौगिक परामर्श, यौगिक परामर्श के अंतर्गत उसको योग की कुछ क्रियाओं का परामर्श दिया जा सकता है, जिनका भी आगे हम करके चर्चा करेंगे। वो टीचर खुद कराए या वो खुद अपने आप करे।
स्वाध्याय, नियमित स्वाध्याय का परामर्श दिया जाना चाहिए। स्वाध्याय कैसा होना चाहिए? तो स्वाध्याय उसकी रुचि के अनुसार हो, उसको पढ़ने में भी अच्छा लगे, लेकिन वो ऐसा हो जो अंदर से कॉन्फिडेंस लाने वाला हो, जो आत्मविश्वास विकसित करने वाला हो। तो मेरा व्यक्तिगत मानना रहता है कि महापुरुषों की जीवनी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वो जीवन की यथार्थ घटनाएं होती हैं और उनको पढ़ने से जो पढ़ता है, जो अध्ययन करता है, उसके व्यक्तित्व पर उन घटनाओं का सीधा प्रभाव पड़ता है। रोगी से सौहार्द और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, तो सभी लोग उसके साथ संपैथी वाला व्यवहार करें, उसके साथ सहानुभूति वाला व्यवहार करें, उसके साथ एक सामान्य व्यवहार न करें। विश्वास जीतने का प्रयास करना, भावनात्मक सपोर्ट करने वाले अभ्यास। तो इस तरह से अभ्यास या मुख्य रूप से व्यवहार, अगर व्यक्ति में बहुत लेवल पे पर्सनालिटी डिसऑर्डर की समस्या है, तो जो भी लोग उसके प्रति व्यवहार कर रहे हैं, उनके घर के, उनके इष्ट मित्रों या अन्य जो भी आदर्श लोग हैं, उनके जीवन साथी, वो सब इसी तरह की बातों का उनके साथ विशेष ध्यान रखें कि उनके प्रति उनमें विश्वास जागृति हो, विश्वास स्थापित हो, और उसके साथ साथ वो हो भावनात्मक भी सपोर्ट, उनको लगे कि हमें इमोशनल सपोर्ट पर्टिकुलर व्यक्ति से मिल रहा है। तो इस तरह का जो ये परिवेश है, ये परिवेश सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। रोगी को रोग से बाहर लाने में इस तरह का जो परिवेश है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये यौगिक उपचार के अंतर्गत मैंने पहले इसमें केवल परिवेश की ही बात की कि एक वातावरण जो है योगानुकूल हो, योग के अनुकूल हो, और ये सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है। योग के जो अलग अलग अंग हैं, उनमें से देखते हैं कौन कौन से अंग के अभ्यास इसमें किए जा सकते हैं। तो षटकर्म में कपालभाति, जलनेति और त्राटक, ये अभ्यास इसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर में बहुत उपयोगी अभ्यास होंगे। षटकर्म की जो 6 क्रियाएं हैं, उनमें से 3 क्रियाएं, कपालभाति का मतलब ये है कपाल की शुद्धि, और जलनेति में नासिका मार्ग, आई साइट के आसपास का पूरा हिस्सा प्रभावित होता है, और त्राटक का प्रभाव विचार पर, मस्तिष्क पर, इन सब पर पड़ता है। तो ये तीनों अभ्यास जो हैं, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, वेरी गुड फॉर पर्सनालिटी डिसऑर्डर। व्यक्तित्व विकार में ये षटकर्म के अंतर्गत आने वाले ये तीनों अभ्यास अपनी विशेष भूमिका अदा करते हैं, विशेष रूप से प्रभावशाली हैं, लाभकारी हैं। यौगिक उपचार में हम आसनों को देखते हैं। यहाँ पर 4 वर्ग, खड़े होकर, बैठकर, पेट के बल, पीठ के बल, इस प्रकार 4 वर्ग के आसनों का परामर्श दिया जा रहा है। खड़े होकर होने वाले ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, वृक्षासन, नटराज आसन आदि। ये आप खड़े होकर के जितने भी देख रहे हैं, सब बैलेंसिंग ग्रुप के आसन हैं। सबको अगर आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा अपनी बॉडी पर रहना पड़ेगा, कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। बिना कंसंट्रेट किए आप इन आसनों को नहीं कर सकते। सब बैलेंसिंग ग्रुप के आसन, तो इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। सभी आसन व्यक्तित्व विकार में या पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ये लाभकारी हैं, उपयोगी। बैठ कर किए जाने वाले आसनों में पश्चिमोत्तानासन, सिंहासन, गोमुखासन, वक्रासन, जानु शीर्षासन, उत्तान मंडूकासन, इतने आसनों का अभ्यास जो है इसमें प्रभावशाली है, लाभकारी है, बैठ कर किए जाने वाले आसनों में से। इन सबको करने में श्वास और प्रश्वास का विशेष ध्यान रखना है। ध्यान इन द सेंस कि जिस पोजीशन में एक्सेल होना है तो खूब अच्छे से एक्सेल करें, और जिस पोजीशन में इनहेल होना है तो इनहेल भी खूब अच्छे से करें। जैसे आप बैठने वाले आसन में देखिए, जो बैठने वाला पॉइंट चल रहा था, तो सिंहासन, गोमुख आसन, ये दोनों आसन क्या हैं? ये दोनों आसन बैठकर होते हैं, जिसमें सिंहासन इनहेल करके, गोमुखासन इनहेल करके, दोनों इनहेल करके फोकस करते हैं। तो श्वास का विशेष ध्यान। पश्चिमोत्तानासन में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेल होगा, क्योंकि आगे झुकते हैं और पैर की उंगलियों को ग्रिप बना के पकड़ करके फोरहेड को जो है वो नीचे घुटनों से लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये पश्चिमोत्तान, पश्चिम माने होता है पीछे का हिस्सा, उत्तान मीन्स तानना, खींचना। तो इसी प्रक्रिया के कारण इस आसन का नाम पश्चिमोत्तान आसन है। तो इसमें क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा श्वास बाहर करने पर कोशिश करना है। तो ये एक्सेल को फोकस करेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा श्वास को एक्सेल करने में जो है वो कोशिश करें, मदद। इसके साथ साथ वक्रासन ट्विस्टिंग का आसन है, इसमें भी एक्सेल होगा। जानुशीर्ष आसन में भी एक्सेल होगा। उत्तान मंडूकासन में इनहेल होगा। तो इस तरह से आसन का जो मूल स्वभाव व्रत को लेकर के है, वो इनहेल है कि एक्सेल है, ये पॉइंट करना, ये बिल्कुल पॉइंटेड कर लेना।
और इसे पॉइंटेड करने के बाद फिर इसमें आपको उसके रेफरेंस के साथ ये फोकस करना है कि वहाँ पर एक्सेल होना है कि इनहेल होना है, जो भी होना है उसको अच्छे से फोकस करना है। तो जब इनहेल और एक्सेल फोकस किया जाता है तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है और इस तरह की बीमारियों में बहुत लाभ मिलता है। जितने भी मेंटल डिसऑर्डर की समस्या हैं उसमें सबसे बड़ी अगर कोई भूमिका निभाता है तो प्राणायाम, श्वास प्रश्वास से जुड़े हुए अभ्यास। इसलिए आसनों का अभ्यास करते समय यहाँ पर भी श्वास और प्रश्वास का, श्वास माने होता है इनहेल करना, प्रश्वास माने होता है एक्सेल करना, तो उनको बहुत ध्यान देना है। जहाँ पर इनहेल का क्रम है वहाँ पर अच्छे से इनहेल करें और जहाँ पर एक्सेल का क्रम है वहाँ पर अच्छे से एक्सेल करें। और आसन की अंतिम अवस्था में जाकर जहाँ पर रुक रहे हैं वहाँ पर आप ब्रेथ होल्ड भी कर लें, श्वास को रोक भी लें। पेट के बल में देखिए जो भी आसन है सब इनहेल वाले आसन है। त्रियक भुजंगासन इनहेल करके उठाते हैं, एक्सेल करके ट्विस्ट करते हैं। भुजंगासन, धनुरासन ये प्रॉपर और नौकासन है, तीनों इनहेल करके ही उठाते हैं और वहीं बॉडी को रोक लेते हैं। तो इस तरह से श्वास भरने की प्रक्रिया हो या श्वास निकालने की प्रक्रिया हो, यही दो प्रक्रियाएं होंगी, इनको बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो इससे उसको ब्रेन सीधे प्रभावित होता है। और श्वास रोकने की प्रक्रिया तो जब होगी जब बॉडी भी स्थिर होगी, अंतिम अवस्था में होती है, तो वहाँ पर श्वास को ब्रेथ होल्ड करने का भी प्रयास करें, श्वास को एक्सेल करके रोकने का भी प्रयास करें। ये नियम सारे आसनों के अभ्यास में लगाना है। इनहेल होना है तो इनहेल करके श्वास को रोकिए और एक्सेल होना है तो एक्सेल करके श्वास को रोकिए। तो ये विशेष बात आसनों के संदर्भ में रही, आसनों के द्वारा ट्रीटमेंट की बात। अब प्राणायाम देखते हैं, कौन कौन से ऐसे प्राणायाम हैं जो इस रोग में उपयोगी है। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उज्जयी, भ्रामरी, ये सभी प्राणायाम पर्सनालिटी डिसऑर्डर में किए जा सकते हैं और इन सभी से लाभ मिलेगा। मुख्य रूप से इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कोई है तो भस्त्रिका प्राणायाम है, उसके बाद अनुलोम विलोम है, उसके बाद सब है, कपालभाति भी है, भ्रामरी भी है, उज्जयी भी है। तो ये सभी प्राणायाम जो है वो व्यक्तित्व विकार में उपयोगी है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उज्जयी और भ्रामरी। तो ये यहाँ पर यौगिक उपचार की बात की गई कि कौन कौन से अभ्यास हैं। प्राणायाम को आपने देखा, आसनों को देखा, षटकर्मों को देखा। तो बेसिकली 3 तरह के अभ्यास, 3 ग्रुप के अभ्यास यहाँ पर फोकस किए गए और इनके अभ्यास से व्यक्तित्व विकार की समस्या का समाधान किया जा सकता है। अब थोड़ा सा इसी पैकेज को, ये जो योगा मॉड्यूल है, इसी के साथ थोड़ा सा अलग अलग बीमारियों का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो अभ्यास दिखाए गए वह व्यक्तित्व विकार के साथ साथ अन्य कोई रोग न हो इस दृष्टिकोण से बनाए गए। अगर व्यक्तित्व विकार के साथ साथ अन्य भी कुछ रोग जैसे हृदय रोग की समस्या है, डायबिटीज़ की समस्या है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है या अल्सर इत्यादि की समस्या है, तो कुछ इस तरह की समस्या है इसमें हार्म हो सकता है इसी रोग के साथ, पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ, तो फिर हमें दोनों को साथ में लेके चलना होगा। तो इस तरह से हम 1-2 बीमारियों का जो मेन है उनका इसी के साथ कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। सामान्य दशा में जिसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर की समस्या है लेकिन और कोई बीमारी नहीं है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये अभ्यास जो इसमें दिखाए गए हैं ये बहुत ही यूजफुल अभ्यास है और इनसे पूरी तरह से लाभ मिल सकता है। तो यहाँ पर हम एक तो हाई बीपी का देखते हैं कॉम्बिनेशन और एक हार्निया का देखते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे बीमारियां हैं जिनको सभी बीमारियों में या सभी आसनों के साथ इनकी प्रैक्टिस नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कपालभाति, षटकर्म में कपालभाति। तो कपालभाति किसको नहीं करना है, जिसको रक्तचाप बहुत ज़्यादा रहता है तो ऐसे व्यक्ति को कपालभाति नहीं करना चाहिए, बाकी कर सकते हैं। नेति किसको नहीं करना है, जिसको साइनोसाइटिस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो। यद्यप साइनोसाइटिस की समस्या है, समस्या का ये इलाज है, लेकिन अगर किसी को इसी के साथ पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ बहुत ज़्यादा साइनोसाइटिस की दिक्कत है और वो बहुत एक्टिव अवस्था में है, तो वैसे में जलनेति करने से वो और उभर सकता है, उबार आ सकता है। तो इसलिए ऐसी अवस्था में अगर साइनोसाइटिस की भी समस्या है तो उसको बचना चाहिए।
अब इसी प्रकार यौगिक उपचार के बाद आसनों को देखते हैं। उसमें षटकर्मों के बाद आसनों में तो खड़े होकर जो यहाँ पर आसन दिखाए गए हैं ये आसन किए जा सकते हैं। अगर व्यक्ति को बैलेंस वगैरह बनाने में दिक्कत होती है तो शुरू में थोड़ा मॉडिफाई कर लें, थोड़ा सरल कर लें, थोड़ा बहुत कम समय तक रुकें, लेकिन ये अभ्यास किए जा सकते हैं। बैठ कर करने में सिंहासन, गोमुखासन किया जा सकता है। पश्चिमोत्तानासन हाई ब्लड प्रेशर पे अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और अगर कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क की समस्या है, तब बिल्कुल नहीं करना है। तो स्लिप डिस्क के साथ अगर समस्या है ये सब, तो पश्चिमोत्तानासन नहीं करेंगे, जानु शीर्षासन भी नहीं करेंगे, बोथ आर वेरी हार्मफुल। पश्चिमोत्तानासन एंड जानु शीर्षासन बोथ आर वेरी हार्मफुल। इन दोनों आसनों का अभ्यास जो है वो बैक पेन में या स्लिप डिस्क में नहीं करना है, ना ही पश्चिमोत्तान ना ही जानु शीर्षासन। इसी तरह से पेट के बल लेटने वाले में देखें तो पेट के बल लेटने वाले में यहाँ जो भी आसन दिखाए गए हैं, कोई भी आसन स्लिप डिस्क की अगर समस्या हो तो स्लिप डिस्क की समस्या में इन आसनों का अभ्यास नहीं करना है। सॉरी, हर्निया, पेट के बल लेटने वाले जो आसन हैं, तिर्यक भुजंगासन, भुजंगासन, धनुरासन, नौका आसन, इनका हार्निया की रोग में नहीं अभ्यास करना है। अगर किसी को हार्निया रोग है और उसके साथ पर्सनालिटी डिफार्डर की समस्या है तो इन आसनों का अभ्यास नहीं करेंगे, क्योंकि ये पर्सनालिटी डिफार्डर में तो फायदा करेंगे लेकिन ये हार्निया में नुकसान करेंगे। तो इसलिए हार्निया के साथ अगर समस्या है तो तिर्यक भुजंगासन, भुजंगासन, धनुरासन, नौकासन, दीज आर वेरी हार्मफुल, इनका अभ्यास नहीं करना है। हाई ब्लड प्रेशर में सर्वांगासन भी नहीं होगा और इस आसन का भी अभ्यास, और हलासन, हलासन और सर्वांगासन ये दोनों अभ्यास नहीं किए जाएंगे अगर रोगी जो है वो उच्च रक्तचाप से ग्रसित है, उच्च रक्तचाप से पीड़ित है। बाकी पीठ के बल लेटने वाले आसनों में उत्तान पादासन, ये कमर दर्द में नहीं होगा, स्लिप डिस्क में नहीं होगा। हलासन, सर्वांगासन ये दोनों भी नहीं होंगे। सिंपल सरल तरीके से बिना सिर उठाए पवन मुक्तासन और सेतुबंधासन, ये दोनों आसन किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर प्राणायाम बताया गया, षटकर्म बताया गया और आसन बताया गया, 3 तरह के उपचार बताए गए। तीनों में अगर व्यक्ति को और कोई समस्या नहीं, और कोई समस्या में मतलब कि जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ ना तो उसको बैक पेन की समस्या है, ना तो उच्च रक्तचाप की समस्या है, ना हार्नियों की समस्या है, यहाँ 3 कॉम्बिनेशन हमने देखने की कोशिश की। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन में कुछ भी नहीं है तो उसे ये जो भी अभ्यास यहाँ पर दिखाया गया भी, वो सभी अभ्यासों का अभ्यास वो कर सकता है और इससे लाभ मिलेगा। लेकिन अगर इस समस्या के साथ हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो ऐसी अवस्था में भस्त्रिका, कपालभाति, ये 2 प्राणायाम के साथ होने वाले अभ्यास नहीं हो सकते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर में सर्वांगासन और हलासन, इन दोनों आसनों का अभ्यास नहीं किया जा सकता है। और बैठ करके पश्चिमोत्तानासन और जानु शीर्षासन, इन दोनों आसनों से भी बचना चाहिए। तो ये कपालभाति भी थोड़ा बहुत हो, 20-25 बार तो ठीक है, अदरवाइज कपालभाति से भी बचना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन आपका उच्च रक्तचाप के साथ हो गया। और हार्निया के साथ वो सारे आसन जो पेड़ों पर खिंचाव डालते हैं, जैसे भुजंगासन, धनुरासन इत्यादि, इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए। कमर दर्द, स्लिप डिस्क की दिक्कत में अगर ये कॉम्बिनेशन है पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ, तो इसमें ये जो आसन दिखाए गए हैं, पश्चिमोत्तानासन और जानु शीर्षासन, बैठकर होने वाली पोजीशन में पश्चिमोत्तानासन एंड जानु शीर्षासन, ये स्लिप डिस्क या कमर दर्द की समस्या में ना करें। और इधर से पीठ के बल लेटने वालों में उत्तान पादासन और हलासन, ये दोनों आसनों का अभ्यास न करें। तो इस तरह से हमने पर्सनालिटी डिसऑर्डर को तो देखा ही देखा, लेकिन उसके साथ और कई तरह से कॉम्बिनेशन देखे कि ये व्यक्ति को पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ साथ और भी कुछ बीमारियां हैं, तो उन बीमारियों के साथ वो कैसे अभ्यास का चयन करें और किन किन अभ्यासों को पर्टिकुलर किन किन बीमारियों में पूरी तरह से उनका निषेध करें, तो वो इसमें बताया गया। और उसके साथ ये भी बताया गया कि अगर व्यक्ति को कोई और समस्या नहीं है तो ये संपूर्ण अभ्यास जो भी
इनको किया जा सकता है, इनसे लाभ थोड़ा बहुत आगे पीछे भले हो, लेकिन किसी तरह के हार्म की संभावना नहीं है, किसी तरह की क्षति की संभावना नहीं है, अगर उनको इससे अतिरिक्त यानी व्यक्तित्व विकार से संबंध के अतिरिक्त अगर कोई और समस्या नहीं है तो इन आसनों के अभ्यास से या इन योगिक प्रैक्टिस से उनको किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं है। अब यहीं से आज के लेक्चर समाप्त करते हैं। आज के लेक्चर से संबंधित कोई भी किसी की कोई जिज्ञासा हो तो फिर वो क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।